एक चीज है बैकवर्ड वॉक ज्यादा करो, साइड वॉक ज्यादा करो, तो व्हाट इज अ पर्पस ऑफ डूइंग बैकवर्ड वॉक along with side ओके। walk? Or हमारे like, of course, a person, I am not perfectly all right, but a person like you never walk back. You always focus on walking forward, but you always asking me to do backward walk and side walk. Although I know in my purpose why it is necessary. लेकिन मतलब मैं ये क्वेश्चन पुट कर रहा हूँ क्योंकि मेरे पास ये क्वेश्चन आया कि मेरे को सर उल्टा बहुत चलाया जाता है, मैं घूटू या सीधे साइड में चलाया जाता है। तो इसको जस्ट एक्सप्लेन कर दिए, जस्ट फॉर एक्सप्लेनेशन से व्हाई बैकवर्ड वॉक इज इम्पॉर्टेंट एंड व्हाट इज द रोल ऑफ साइड वॉक इन रिकवरी। बैकवर्ड स्पाइनल कॉर्ड जब इंजरी होती है तो सारे का सारा मसल इन्वॉल्व होता है, आगे का भी, बैक पीछे का भी। और जो कोर हमारी बनी होती है सारा का सारा, ये वही पार्ट से, आगे के भी पीछे के भी। जब हम कोई पेशेंट आगे चलने के लिए कैपेबल है तो वो चलते हैं, लेकिन वो सेम पेशेंट पीछे के लिए इतना कॉन्फिडेंस नहीं रखेंगे, तो वो सुपरविजन में उनको कराया जाता है। और उसको कराने के लिए कुछ मसल्स होती हैं वो ज़्यादा एक्टिव होती हैं उस समय, जैसे ग्लूट्स हो गई, हैमस्ट्रिंग हो गई, क्वाड्रिसेप हो गई, काफ हो गए। ये आगे की तरफ, पीछे की तरफ में ज़्यादा एक्टिव होगी, आगे की तरफ चलने में कम एक्टिव होगी, तो इसलिए कराया जाता है ताकि वो। दूसरा चीज़, हम लोग क्यों नहीं करते हैं, स्पाइनल कॉर्ड के लिए क्यों इम्पॉर्टेंट है, वो इसलिए क्योंकि नॉर्मल एक इंडिविजुअल जब खड़ा होता है ना, तो उसके पीछे की मसल हमेशा कॉन्स्टेंटली कॉन्ट्रैक्शन में रहती है, और आगे की तरफ जो एंटी ग्रेविटी मसल्स होती है वो हमेशा कॉन्ट्रैक्शन में रहती है, और जो ग्रेविटी वाली मसल होती है वो रिलैक्स में रहती है। तो जब हम आगे की तरफ प्रोपेल अपने आप को करते हैं तो आगे की मसल, ग्रेविटी वाली मसल है, तब जाके एक्टिव होती है, तो हम आगे की करते हैं। लेकिन एससीआई केसेस में पीछे की मसल इतनी स्ट्रांग नहीं होती कि वो आदमी को खड़ा कर सके, तो कांस्टेंट कॉन्ट्रैक्शन में नहीं रहती है। जब कॉन्स्ट्रक्शन में नहीं रहती है तो एक्टिव नहीं होती, और उसकी स्ट्रेंथ नहीं बढ़ता है। तो इसलिए बैकवर्ड वॉकिंग मैक्सिमम एससीआई पेशेंट करें तो उनका कोर इम्प्रूव होगा कोर और मसल्स इम्प्रूव होगा, एक्टिव साथ होगा। में ग्लूटियस, हैमस्ट्रिंग्स, हैमस्ट्रिंग, काफ, हाफ, क्वाड्रिसेप जितनी भी इनफैक्ट। एंटी ग्रेविटी मसल है, हाँ पोस्टीरियर मसल सारी हाँ, एक्टिव होंगी वो तब तो एक्टिव होगी ताकि वो खड़ा करने फ्रंट पेशेंट, फॉल नहीं होगा, बैकवर्ड फॉल नहीं बैकवर्ड होगा, फॉल नहीं होगा। फ्रंट फॉल नहीं होगा। राइट। ये इसलिए कराई जाती है। नॉर्मल इंडिविजुअल नहीं गिरेगा क्योंकि उसकी हमेशा ही कॉन्ट्रैक्शन में रहेगा वो मसल। तो लाइक इसका एक एडवांटेज ये भी है, जैसे प्रीवियसली मेरा पैर हाइपर एक्सटेंशन में जाता था, नाउ यूजिंग बैकवर्ड वॉकिंग along with hamstring curls it has stopped. हाँ, So now मतलब ये मेरे को अचीव हुआ, तो दिस इज द थिंग व्हाट आई हैव अचीव्ड। तो ये आपको अचीव हुआ तो बॉडी मसल सारे सबके एक ही जैसा है, तो उनको भी होगा यही इम्प्रूवमेंट। क्वेश्चन और था कि पैर हाइपर एक्सटेंशन में जाता तो क्या करना चाहिए। ऑल्दो पीपल आर फोकसिंग ऑन क्वाड्रिसेप्स और क्वाड्रिसेप्स, लेकिन आपने मुझे कहा था कि हैमस्ट्रिंग्स और ग्लूट्स पे काम करना पड़ेगा, तो वी वक्त और हमको मिला। क्वाड्रिसेप अगर ज़्यादा एक्टिव है, हैमस्ट्रिंग नहीं है, तो क्वाड्रिसेप आगे की तरफ पैर को खींचेगा और ऑब्वियसली सी बात है कि वो हाइपर एक्सटेंशन में जाएगा, अगर उसको काउंटर हैमस्ट्रिंग नहीं कर पाएगा तो ऑब्वियसली से हैमस्ट्रिंग को स्ट्रेंथ करें ताकि वो पैर को थोड़ा सा पीछे की तरफ पूरा फुल एक्सटेंशन पे ना ले जाए, जाके नी लॉक ना हो, और नी लॉक नहीं होगा तो हाइपर एक्सटेंशन नहीं होगा। हर बार चलते समय अगर नी लॉक हो रहा है तो हाइपर एक्सटेंशन की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाएगी। अगर उसकी प्रोबेबिलिटी बढ़ेगी तो इंजरी के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़े रहेंगे। एक पॉप्लेटल मसल होती है, वो मसल लॉकिंग के लिए इन्वॉल्व होती है। इन्वॉल्व होती है। सर अब ये पॉपुलेटर अगर मसल को अगर एक्टिवेट करना हो तो क्या करना चाहिए? वाटर से एक्सरसाइज से अगर नहीं हो रहा, एक आज मेरी एक पेशेंट है जयपुर। बैकवर्ड वॉकिंग करो, बैकवर्ड वॉकिंग हमेशा आपको फ्लेक्शन देगी नी का।
बिना फ्लेक्शन के एक्सटेंशन से डायरेक्टली तो नहीं कर सकते। वो फ्लेक्शन देगी तो वो बार बार हैमस्ट्रिंग को मोटिवेट करेगा कॉन्ट्रैक्शन के लिए, और उसको स्ट्रेंथ होगी, और उससे पॉप्लिटल भी एक्टिव होगी और बाकी सब होगा। सर कुछ क्वेश्चंस और भी हैं, जैसे एक बड़ा अच्छा सा क्वेश्चन है, स्टेम सेल थ्योरी के बारे में क्या समझते हैं? मतलब स्टेम सेल थ्योरी करवानी चाहिए, वन शुड गो फॉर द स्टेम सेल थ्योरी और नॉट? इसके बारे में मुझे ज़्यादा आइडिया नहीं है भाई। स्टेम सेल थ्योरी स्टिल अंडर रिसर्च स्टडीज़ में है, लेकिन कितना प्रोग्रेशन है, कितना उसका आउटकम है, कितना उसका सक्सेस रेट है, इसके बारे में मुझे बिल्कुल भी आइडिया नहीं है। आजकल इधर एपिड्यूरल स्टिमुलेशन का एक बहुत वो चल रहा है, लाइक स्टडीज भी, रिसेंट स्टडीज में प्रूव किया है, दे हैव इम्प्लांटेड अ चिप इनसाइड ए ह्यूमन बॉडी और उसके साथ स्टिमुलेट करते हैं, तो समहाउ वो अपने शायद डॉक्यूमेंट्रीज भी हैं बीबीसी मैंने पे, देखी है, हाँ। तो वो कितना सक्सेस, और ऑफ कोर्स सक्सेस रेट मैं इसलिए नहीं कहूँगा कि कि आपकी बात सही है कि वो कितने पेशेंट्स करा रहे हैं, पहली बात तो ये, और रिजल्ट्स कितना को मिल रहा है, वो वहाँ पे उन्होंने कोई स्पेसिफाई नहीं किया कि अभी तक के हम मेरे रिहैबिलिटेशन करियर में मैंने एपिड्यूरल स्टिमुलेशन का कोई भी पेशेंट नहीं देखा, और मैं किसी को जानता भी नहीं हूँ जिसने ये कराया हो, तो इसके बारे में मेरी तो नॉलेज लिमिटेड है, मैं इस पे तो ज़्यादा कमेंट नहीं कर सकता। सर एक क्वेश्चन और है, स्पास्टिसिटी को कैसे रिड्यूस किया जाए, रिड्यूस एटलीस्ट नहीं तो मिनिमाइज कैसे किया जाए? सी स्पास्टिसिटी कॉन्टिन्यूस, जो स्पाइनल नर्व्स होती हैं, वो स्पाइनल हॉर्न्स होते हैं, वो हमेशा कॉन्टिन्यूसली फायर करते रहते हैं, तो उसके वजह से होता है। अगर हम मूवमेंट करें पैर का, तो स्पास्टिसिटी रिड्यूस हो जाती है। उसमें गर्म पानी से सिकाई करें, प्रोलॉन्ग हॉट वाटर बैग डाल लें, तो उससे स्पेस्टिसिटी रिड्यूस होती है। साइड पोजीशन कर दें तो उससे स्पेस्टिसिटी रिड्यूस होती है। खड़े हो जाएं, खड़े हो लें 5-10 मिनट, उससे स्पेस्टिसिटी रिड्यूस होती है। अगर स्पेस्टिसिटी बढ़ रही है तो लेटे रहने से ज़्यादा बढ़ेगी, और मूवमेंट करने से कम होगी। प्रोलॉन्ग सारी की सारी, शॉर्ट अगर करोगे तो बढ़ेगी, प्रोलॉन्ग करोगे तो कम होगी। सर बावल और ब्लैडर को एक्टिवेट करने के लिए कुछ एक्सरसाइज कैसे बता सकते हैं? बॉल एंड ब्लैडर को एक्टिवेट करने के लिए कीगल एक्सरसाइजेस होती हैं, और कीगल, पेल्विक फ्लोर मसल एक्सरसाइजेस, ये सारे एक्सरसाइजेस एक्टिवेट करते हैं। दूसरा, कई स्टडीज़ में बोलते हैं कि एंकल टो मूवमेंट करते रहें, उससे भी एक्टिवेट होता है, लेकिन मैक्सिमम रिसर्च जो बोलती है वो कीगल और पेल्विक फ्लोर एक्सरसाइजेस से बॉल एंड ब्लैडर बेटर रिजल्ट देता है, और उससे कंट्रोल डेवलप होता है। और तो वो कीगल एक्सरसाइज, पेल्विक फ्लोर एक्सरसाइज वो करते रहें। ग्लूट को स्क्वीज करना, यूरिन करते समय ट्राई करो कि उसको बीच बीच में भी कहाँ इंटरप्ट करो, कुछ बाउट्स में करो, रो को होल्ड करने की कोशिश करो, फिर एब्डोमेन को अपनी तरफ कॉन्ट्रैक्ट खींचो, ये सारी चीज़ें हैं। सर एक बड़ा अच्छा सा क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन ऐसा है कि कॉन्फ्लिक्ट भी है, एरिया ऑफ कॉन्फ्लिक्ट, लेकिन सर्वाइविलिटी के लिए ज़रूरी भी है। दोज पेशेंट्स who lost, like or you could say they are in complete injury, should they do at least a short term rehabilitation? यस, उनको जाना चाहिए रिहैबिलिटेशन के लिए। ये इसलिए इम्पॉर्टेंट है शॉर्ट टर्म रिहैबिलिटेशन, क्योंकि वो पेशेंट अपनी एबिलिटीज़ के नहीं जानता है कितनी है, कितनी बची है, तो वो जानने के लिए बहुत ज़्यादा रिहैबिलिटेशन हेल्पफुल है कि वो कितना आगे के लिए क्या क्या उसके पास है और कैसे कैसे उसको स्पेंड कर सकता है। दूसरा चीज़, अगर वो रिहैब सेंटर में जाता है तो उसी के जैसे कई सारे पेशेंट और होते हैं, तो मोटिवेशन एक फैक्टर होता है कि वो अकेला नहीं है इस दुनिया में, वो भी एक मेंटल हेल्थ के लिए बहुत अच्छा होता है। पेयर ग्रुप बनते हैं ऐसे, तो वो एक साइकोलॉजिकली इम्पोर्टेंट रखता है। और यस,
उनको जाना चाहिए। स्पेस्टिसिटी कंट्रोल कैसे करनी है सीखनी है, CIC कैसे करनी है सीखने के लिए, चलना है, खड़ा कैसे होना है, बेड सोर कैसे प्रिवेंट करना है, कार कैसे ड्राइव करनी कार है। कैसे ड्राइव करना है, Right. व्हील चेयर कैसे ट्रांसफर करना है, व्हील चेयर करना पे प्रोपेल कैसे करना है, ये है सारी चीज़ें सारी सीखने चीजें के वो लिए। एटलीस्ट वो सीख सकता हाँ, है एक रिहैबिलिटेशन हाँ, एक रिहैबिलिटेशन में ताकि सीख उसकी सकता है। सर्वाइविलिटी आसान हो जाए। बिल्कुल, बिल्कुल। और एक्सरसाइजेस होगी तो आगे भी वो सीख सकता है कि किस तरह से उसको करनी है, ताकि जो अ, अ, जो रिस्क फैक्टर इन्वॉल्व होता है SCI से, उससे वो मैक्सिमम टाइम तक अपने आप को प्रिवेंट कर सकें। सर एक बड़ा अच्छा सा क्वेश्चन है, क्योंकि ये क्वेश्चन मैं अगर आपके सामने इसलिए रख रहा हूँ, ये जब पेशेंट की इंजरी होती है तो पेशेंट का प्राइमरी फोकस होता है टुवर्ड्स हिज एक्सरसाइज और टुवर्ड्स हर एक्सरसाइज। अ पार्ट ऑफ दैट ही लेफ्ट एवरीथिंग, वो सारी चीज़ें छोड़ देता है। अब सर दिक्कत यहाँ पे नहीं आती, दिक्कत आना चालू होती है जैसे मेरी केस मैं बता देता हूँ। मैं 2 साल बाद या 3 साल बाद मेरी बॉडी ने रिस्पॉन्ड करना स्टार्ट किया। आई रियलाइज कि एक समय के बाद मेरे को कंटिन्यूस पैसे की ज़रूरत है, क्योंकि मेरा ट्रीटमेंट आने वाले 2 साल या 3 साल में ख़त्म नहीं हो जाता, ये थोड़ा लंबा और चलेगा। तो मेरे को सेल्फ फाइनेंस करने के लिए मेरे पास फंड्स थे, मैंने अपने आप को बचा पाया। लेकिन आप ऐसे पेशेंट्स जो नहीं अफोर्ड कर सकते वो आखिरी में छोड़ देते हैं, बिकॉज ऑफ फैमिली प्रेशर, बिकॉज ऑफ सराउंडिंग पीपल ऑफ फ्रेंड्स और नेबर्स के यार तुम ठीक नहीं हो सकते। तो उनके लिए क्या कहना चाहेंगे? सी, ये नो डाउट कि बहुत ज़्यादा फाइनेंशियल सपोर्ट की ज़रूरत होती है रिहैबिलिटेशन को लेकर या फिर किसी भी ट्रीटमेंट को लेकर। ट्रीटमेंट में तो एक्सपेंसेस होते ही हैं। इसको बेयर करने के लिए एक तो चीज़ होती है कि एक्सरसाइजेस नहीं छोड़ें, वो घर पे कंटिन्यू करते रहें। एक्सरसाइजेस मेडिसिन की तरह लें, मेडिसिन जितना इफेक्ट देगी उससे ज़्यादा एक्सरसाइजेस उनको इफेक्ट देगी। और सेम एक्सरसाइजेस 1 साल 2 साल तक करते रहेंगे तो उससे फ़ायदा नहीं होने वाला है बिल्कुल भी। उस फ़ायदा के लिए हर दूसरे हफ्ते तीसरे हफ्ते जाके फिजियोथेरेपी सेंटर में 1 दिन 2 दिन 3 दिन स्पेंड करें, फिर बाकी उसको घर जाए, उसको प्रैक्टिस करें। 2 हफ्ते के लिए प्रैक्टिस करें, फिर आए, सीखें नई नई फिर से चीज़ें 2 3 दिन के लिए, फिर जाके घर पे करते रहें। तो उनका एक्सपेंसेस जितना होगा वो बहुत कम होगा। हाँ, डे केयर में हमारे इधर जैसे है कि डे केयर रखते हैं, मंथ का भी होता है, ईयर का भी होता है, वो सारी चीज़ें 1 दिन 2 दिन 3 दिन आकर सीखने में इतना एक्सपेंसिव नहीं होगा जितना मंथ में एक्सपेंस होगा। हार्डली 2,000 3,000 रुपये 2 दिन का खर्चा होगा, और उससे आउटकम भी बहुत अच्छा होगा। अब मुझे लगता है कि इतना तो वो बेयर कर सकते हैं पेशेंट। सर मेरा मतलब मैं एक सजेशन देना चाह रहा था अपने वीडियोस की उससे, कि आई बिलीव पर्सन should involve himself or herself in some kind of small job also। छोटे जॉब्स में अपने आप को इन्वॉल्व करें, उससे दो फायदे हैं। तो आप मेंटली इन्वॉल्व रहते हैं, तो ये डिप्रेशन एंजाइटी वो कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज़ होता है। दूसरा, आपके अगर फंड्स सेल्फ जनरेटेड होते हैं, अगर आपके पैसे आते रहते हैं, तो जैसा आपने कहा वो एटलीस्ट हफ्ते में एक विजिट करके, मतलब यानी महीने में 4 विजिट हुए, तो अपनी एक्सरसाइज अपने बेटर फ्यूचर के लिए, ताकि मेंटली वो अगर कहीं इन्वॉल्व होता है तो व्हाट आई बिलीव एंजाइटी डिप्रेशन दिस काइंड ऑफ मेंटल बैरियर्स जितने होते हैं ना, जैसे घर पे बैठे हैं आप 4 व्यक्तियों के बीच में बैठे हैं, तो वहाँ पे जो आपका सराउंडिंग है वो आपको वही पिटी निगाहों से देखते हैं ना। जब आप बाहर जाते हैं तो आपका जो मतलब ऑफकोर्स आपका जो मेंटली आप इन्वॉल्व होते हैं, या आप किसी भी जॉब में हैं तो आपको एक टास्क दिया जाता है कि आपको ये करना है, आपका इन्वॉल्वमेंट वहाँ पे बढ़ता है। उसके साथ साथ वो आपको कोई बंदा पे भी कर रहा होता है।
तो वो आपकी अच्छी सर्वाइवेबिलिटी में हेल्प करता है, मेरा बस यही कहना है। मैं एक चीज ऐड करूंगा, जी। कोई भी डिपेंडेंसी एंजाइटी और डिप्रेशन के साथ ही आएगी। कोई भी इंडिपेंडेंसी, आइदर थ्रू फाइनेंशियल या फिर मूवमेंट या फिर कुछ भी, ये जितना इंडिपेंडेंट आदमी रहेगा, जितना एबल एबल रहेगा, उतना इन चीज़ों से दूर रहेगा। और जितना हर एक चीज़ में इंडल्ज रहेगा, उतना ज़्यादा इंडिपेंडेंसी और अपनी इम्पोर्टेंस दिखा सकता है समाज में। राइट। अगर वो अपनी इम्पोर्टेंस समाज में नहीं दिखा सकता, तो इस चीज़ को फिर वो अपने अंदर भर वो नेगेटिव थॉट्स आने लगते हैं कि मैं इम्पोर्टेंट नहीं हूँ। इवन दो कि ऐसा नहीं होता है, एवरीबडी इज़ इम्पोर्टेंट। लेकिन जब ये थॉट्स आने लगते हैं कि मैं कुछ कंट्रीब्यूट नहीं कर सकता अपनी फैमिली में या फिर समाज में या फिर सोसाइटी में, तो उसकी इम्पोर्टेंस नहीं है। अगर वो इम्पोर्टेंस नहीं रहेगी, तो वो मेंटल डिप्रेशन, एंजाइटी, ऑब्सेशंस, ये सारी चीज़ें आएगी। इसलिए मैं बोलता हूँ कि बाहर निकलो, अपने जैसे लोगों से मिलो। और वो हर जगह नहीं मिलेंगे, वो एक रिहैब सेंटर में मिल सकते हैं, एक ग्रुप में मिल सकते सोशल हैं। नेटवर्किंग, राइट। हाँ, इन जगह पे मिलेंगे तो उनको अपनी इम्पोर्टेंस पता चलेगी। और जब इम्पोर्टेंस अपनी पता चलेगी तो डिप्रेशन से थोड़ा सा दूर हो सकता है। एक लाइक मैं सर कुछ कोलैब किया है मैंने, और जस्ट फॉर इंफॉर्मेशन सेक आई वुड लाइक टू पुट अप हियर ओनली। देयर इज माय फ्रेंड who suffered from spinal cord injury, yet not also fully recovered, लेकिन इन्वॉल्व है किसी चीज़ में, काफ़ी अच्छा कर रहा है। उसका एक इंटरव्यू आपके सामने कंडक्ट करने वाला हूँ, और ऑल्दो ये वर्चुअल होगा तो यूट्यूब पे ही स्ट्रीम होने वाला है। और इसके साथ साथ एक फ्रेंड और है, उसने अभी PWD के एग्ज़ाम क्वालिफाई किया है और अपना रिहैबिलिटेशन खुद फंड कर रहा है। वाह। इसी तरह एक फ्रेंड है बैंकिंग सेक्टर में। तो जस्ट मेरा मैटर पुटअप करने का यही था कि कोई भी कहते हैं कि इंजरी के बाद लोन हो गया, लोन हो गए, लोगों ने नेगेटिव करना स्टार्ट कर दिया। इस तरह से नेगेटिव थॉट को नहीं सोचें। एक्सरसाइज हमको करना है, एक्सरसाइज पे तो फोकस करना पड़ेगा। उसके साथ साथ अपने आप को किसी छोटी मल्टीपल एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व करें, ताकि हम अपने फ्यूचर के बेटरमेंट के लिए आगे प्रोसेस कर सकें। बिल्कुल। हमें से हर एक आदमी इम्पोर्टेंट रखता है अपनी फैमिली के लिए, अपने लिए, समाज के लिए। अगर वो चीज़ों में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे और खुद अपनी एबिलिटीज़ पे काम नहीं करेंगे, तो वो कंट्रीब्यूट नहीं कर पाएंगे और अपनी इम्पोर्टेंस नहीं दिखा सकते। अगर ये सारी चीज़ें करेंगे वो, तो अपनी इम्पोर्टेंस का वैल्यू पता चलेगा। रिकवरी अपनी जगह है, सी रिकवरी पे हमारा जोर नहीं है, वो ऊपर वाला जानता है कब देना है, कब कैसे करना है। हाँ, लेकिन जिस चीज़ों पे हमारा बस है, जिस चीज़ों को हम कंट्रोल में कर सकते हैं, वो अपना इंडिपेंडेंसी है, अपना फाइनेंसेस है, अपनी जॉब है। और बहुत सारे गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो हेल्प करती हैं इन सारी चीज़ों को। उनसे जाके मिलना, गवर्नमेंट भी बहुत ज़्यादा सपोर्ट करती है इसमें फिजिकली चैलेंज्ड लोगों के दिव्यांग लिए। व्यक्तियों का, राइट। तो जॉब्स में तो वो पकड़ो, करो, करना है। और करेंगे तभी जाके अपना रिकवरी भी ला पाएंगे। नहीं करेंगे तो फैमिली सपोर्ट कुछ समय तक रहेगा, फिर उनका भी मोटिवेशन डाउन ही हो जाएगा अगर रिकवरी नहीं दिखेगी। And so just in the case, I just want to put up in the notice, like यहाँ पे रखना चाहूँगा इसी छोटा सा, ऑल्दो एक टॉक आगे तक निकल गया, बट इंडिया में ही हम लोगों को लगता है कि यार रिहैबिलिटेशन बहुत वीक है, हम लोग बहुत पीछे हैं। ऐसा नहीं है। रिकवरी कम्स बाय इट्स ओन स्पीड, हर व्यक्ति में अपने हिसाब से आती है।
और किसको कितना लंबा रिहैबिलिटेशन करना है। सर कुछ फ्रेंड्स हैं मेरे जो बाहर भी हैं, 2000, मैं उनका नाम नहीं लूँगा क्योंकि तो प्रमोट नहीं कर रहा, कोई मुझे पैसा नहीं दे रहा इसके लिए, लेकिन दे आर डूइंग इट फॉर लाइक 7 to 8 years। फॉरेन में रह के वो रिहैब करा रहे हैं, 7-8 साल रिहैब करा लिया है उन्होंने, नाउ ऑल्सो दे आर डूइंग दैट सेम थिंग। तो आप हार्टलेस मत हो कि यार नहीं आ रहा नहीं आ रहा। एक जो चीज़ आपके पास में, आपको आपको अपने सर में ऐसा एफर्ट डालना है, और अगर आप कंटिन्यूस नहीं भी कर सकें एटलीस्ट हफ्ते में 1 दिन निकालिए, अपने फिजियो से मिलिए। सर ने मेंशन भी किया था आपने कि बॉडी अडाप्ट कर लेती है चीज़ों को, तो बॉडी बहुत चला के, दिमाग को हमारा चला के चीज़ों को अडाप्ट कर लेता है, एक्सरसाइजेस को अडाप्ट कर लेता है। तो मिले दोबारा एक बार असेस करें और कंटिन्यूस अपने आप को पुश करें। थैंक यू दीपक सर, थैंक यू फॉर इट। थैंक यू।